हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइंस के लिए यूनिट सिलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीजी सेट एग्जाम होने वाला है फिर से, है ना। तो हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लाइफ साइंस वाले हैं। तो आज मैं लाइफ साइंस वालों के लिए जो हम लोगों का सेकेंड पेपर है उसके लिए मैं यूनिट सिलेक्शन के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने भी लाइफ साइंस से एग्जाम दिया था, तो मैं अपने यूनिट सिलेक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे यूनिट होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो यूनिट का सिलेक्शन हमें करना चाहिए, क्योंकि वही यूनिट है जहां से हमें क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से यूनिट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। या तो दोस्तों, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ साइंस जो कि हम लोगों का सेकेंड पेपर है उसमें कुल 13 यूनिट हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो 13 यूनिट हैं उसमें से तो सभी से क्वेश्चन आते हैं लगभग, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे हैं जहां से बस एक दो टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि जो हमारे पास जो 13 यूनिट हैं, जरूरी नहीं कि हम पूरे 13 यूनिट को ही तैयार करें तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जिसका हम लोग अगर कम से कम यूनिट भी अगर प्रिपेयर करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर हम लोग एक दो यूनिट भी छोड़ दें तो क्या हम लोग को उससे फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप लोग अगर एक दो यूनिट भी ऐसी यूनिट जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, अगर ऐसी यूनिट को भी आप छोड़ देते हैं तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं अपना सिलेबस ही रख लेती हूँ ताकि मेरे से कोई गड़बड़ी ना हो जाए कुछ भी बताने में, है ना। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसे रहती है माइंड में जो कभी कभी बताते टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो उससे। तो देखिए, हमारे पास कुल जो होते हैं 13 यूनिट है, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऐसे 10 यूनिट कम से कम बताऊंगी जहां से आप लोगों को क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे और जो आप लोगों के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बाकी जो रेस्ट अगर 3 यूनिट भी हम लोग लेके चलते हैं जो भी बचे हुए हैं, तो उनमें से हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से अगर हम लोग 3-4 टॉपिक भी उठा के पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, इतनी आप लोगों को मैं गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि आप लोग अगर लास्ट यूनिट 13 यूनिट है उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करना है। अगर हम लोग पूरे यूनिट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग के लिए हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट की बात करते हैं। जो हमारा यूनिट है मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जो आप लोगों का यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखने को मिल जाते हैं जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल 100% बनेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा यूनिट फर्स्ट ही हो जाता है। ठीक है, एक दो टॉपिक मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, ठीक है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब से आप लोगों के लिए क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का डीएनए हो जाता है, आरएनए हो जाता है, इन सब से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट हो गई इंपॉर्टेंट यूनिट। उसके बाद आप लोगों का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, जिसको हम लोग सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छे खासे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग को बात करनी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, सेल की खोज किसने की थी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का जो थर्ड यूनिट है फंडामेंटल प्रोसेस करके, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा आरएनए डीएनए प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जो हमारा जीन एक्सप्रेशन है वहां से भी हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद जो हमारा यूनिट फोर्थ है सेल कम्युनिकेशन, ठीक है, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो कैंसर बायोलॉजी वाला पार्ट होता है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद हम लोग का आ जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा तो नहीं बोलूंगी क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी अपने आप में एक बड़ा यूनिट हो जाता है। ठीक है, सिलेक्टिव चीज ही पढ़नी पड़ती है, जैसे कि उसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हो गया सीआरचिन हो गया, ठीक है, फ्रॉग हो गया, इन सब से रिलेटेड हम लोग को वहाँ पे बात करनी पड़ती है। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है,
वल्वा का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग वहाँ पे बात करनी का यूनिट 6 आ जाता है सिस्टम फिजियोलॉजी में प्लांट। तो चूंकि मेरा जो सब्जेक्ट था बोटनी था, तो ठीक है मेरे को प्लांट ही पढ़ना था, तो मैंने यूनिट 6 लिया था। तो मैंने यूनिट 7 को स्किप कर दिया था कि मेनली होता क्या है, अगर आप प्लांट वाले हैं तो आप लोगों को यूनिट 6 का सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग जूलॉजी वाले हैं तो आप लोगों को यूनिट 7 का सिलेक्शन करना चाहिए। आप प्लांट छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद हम लोग का आ जाता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको हम लोग जेनेटिक्स से भी जानते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे जीन मैपिंग हो गया, इन सब से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। डिजीज के बारे में आप लोगों को यहाँ पढ़ना पड़ता है। म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन के बारे में भी आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का जो एक आता है यूनिट 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, ये तो पूरी तरीके से 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे आपको यहाँ से, नहीं तो इसको भी स्किप करना है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ नहीं पढ़ा था भाई। उसके बाद इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल, इकोलॉजी भाई, इकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट। इकोलॉजी आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ना है, क्योंकि इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट आप लोगों का इकोलॉजी हो जाता है, जो कि यूनिट 10 है। उसके बाद आता है आपका इवोल्यूशन, जो कि आपका यूनिट 11 है। इवोल्यूशन आप लोग का इतना इजी चैप्टर है, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग को मजा आ जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 100%। तो आप लोगों को यूनिट 11 बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 12 आपका आ जाता है आपका अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। तो अप्लाइड बायोलॉजी भी आप लोग को उतना नहीं करना है, इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं यूनिट 12 से, ठीक है। बाद आप लोगों का यूनिट 13 आ जाता है मेथड इन बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग को टॉपिक सेलेक्ट करके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इतना पूरा नहीं पढ़ सकते। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप लोग को इसमें से सिलेक्ट करना है। तो इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग हो गया, RFLP, RAPD, AFLP, ये सब हो गया, लिसा हो गया, रिया हो गया। इन सब चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है यूनिट 13 में। तो आप लोगों को मैं एक सम अप करके बता रही हूँ कि यूनिट का सिलेक्शन हम लोग को किस तरीके से करना है। तो मैंने जो 3 यूनिट स्किप किए थे वो थे एनिमल फिजियोलॉजी था, ठीक है, यूनिट 9 था डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, और वो था अप्लाइड बायोलॉजी। तो इसको मैं 3 यूनिट को मैंने स्किप किया था। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे 10 यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाते हैं। सबसे पहले है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के बाद आपका 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके 8 हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के 10 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे और 13 हो जाएंगे। तो आप लोगों को इन यूनिट को बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो 3 यूनिट आप लोगों के बचेंगे वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कौन कौन से यूनिट का सिलेक्शन करके, टॉपिक का सिलेक्शन करके आप लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और अभी जो मैं आप लोगों को यूनिट बताई वो मैं PYQ से देख कर कोई बताई कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं कुछ दिखाना भी चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास मेरा नोट्स है, अपने जो प्रिपरेशन के दौरान जो PYQ थे उसको इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ था, ये 2019 का था, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो टॉपिक को आप लोगों को इस तरीके से भी लिख लेना है कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को भी लिख के रखना है। उसकी 2019 का हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को भी उसी तरीके से 2024 का भी लिख के रख लेना है, जितने भी प्रीवियस ईयर में हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिख के रखनी है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। और आने वाले टाइम पे आप लोगों को लाइफ साइंस से रिलेटेड भी आप लोगों को PDF वगैरह कुछ कुछ प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम पे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। आई होप आप लोगों को यूनिट सिलेक्शन में कुछ हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।